हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से रेडिस डायनेमिक स्ट्रिंग्स को इम्प्लीमेंट करता है। सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें डायनेमिक स्ट्रिंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ी है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेडिस हमारा जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और सी लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो एरे पॉइंटर्स की तरह इस्तेमाल होती है। तो एक स्ट्रिंग क्या है? एक एरो ऑफ कैरेक्टर्स है। ओके, और एक एरे क्या होता है? हमेशा स्टैटिक होता है सी में, है ना। यहाँ पर गोलैंग किसी चीज़ें नहीं होती। गोलैंग में भी जो एरेज होते हैं वो हमेशा स्टैटिक ही होते हैं, बट वहाँ पर अगर आपको थोड़ा कंटेजियस मेमोरी स्पेस चाहिए तो उसमें हम स्लाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो प्रोविज़न हमारा सी जैसी लैंग्वेजेस में नहीं है। तो यदि आपको एक डायनेमिक बाइट एरे चाहिए, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप नई साइज़ की बाइट एरे को एलोकेट करोगे, पुराने वाले बाइट्स एरे में से डेटा उसमें कॉपी करोगे, पुराने वाले को फ्री कर दोगे और नए वाले का इस्तेमाल करना चालू कर दोगे। तो इस तरह से आप एक डायनेमिक बाइट एरे बना सकते हैं। और डायनेमिक बाइट एरे से हमारे यहाँ पर क्या मतलब होगा? एक डायनेमिक स्ट्रिंग, ओके, क्योंकि स्ट्रिंग और बाइट एरे सी के कॉन्टेक्स्ट में लगभग सेम ही होता है। ओके, तो हम देखेंगे कि हम जनरली किस तरह से एक डायनेमिक स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मेरे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डायनेमिक स्ट्रिंग, ओके, डायनेमिक str। इसके अंदर हमारे 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है लेंथ, दूसरा है कैपेसिटी और तीसरा है डेटा। ओके, सबसे पहले हम जाते हैं कि ये लेंथ क्या है। ओके, लेंथ हमारी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे हुआ? मान लेते हैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है स्ट्रक्ट। ओके, स्ट्रक्ट हमारा कितना लंबा है? स्ट्रक्ट की लेंथ है 6। ओके, इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं, तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 6। ओके, कूल। कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी? अभी भूल जाते हैं, ठीक है। हम फोकस करते हैं डेटा के ऊपर। तो डेटा हमारा एक कैरेक्टर एरे टाइप का डेटा टाइप है। कैरेक्टर एरे का मतलब हो गया कि ये एक पॉइंटर टू, क्योंकि हम सी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ये इसका मतलब सेम है इसके मतलब से। ओके, कि हमारे पास एक डेटा कैरेक्टर पॉइंटर है। कूल। ये हमारे पास 2 कंपोनेंट है। तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी से हमारा मतलब है कि ये जो हमारा डेटा एरे है इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। तो इसकी जो भी लेंथ होगी उसे हम कहेंगे कैपेसिटी। अब अगर आपके पास इतना लंबा एरे है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा भरा हुआ ही होगा। उसके अंदर जितने भी बाइट्स हैं वो सब के सब फिल्ड ही होंगे। हो सकता है आपने इतना बड़ा एरे ले लिया हो बट आपका यूज़ सिर्फ इतना ही हो रहा है। इस केस में ये उसकी लेंथ है और ये पूरी उसकी कैपेसिटी है। ओके, तो ये हमारी कुछ सिंपल एट्रीब्यूट्स है जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारा पॉइंटर टू स्ट्रिंग हो गया। अब हम देखते हैं कि हम एक जनरली हम एक डायनेमिक स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो करके और उसको हमें एक डायनेमिक स्ट्रिंग में बदलना है। ओके, हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, इसका हमने नाम दिया है जेनेरिक डायनेमिक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। बहुत ही लंबा सा नाम है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक इनपुट में हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं उस स्ट्रिंग की लेंथ। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए कि जो हमारा फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ, ये एक लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी वाला फंक्शन है। ओके, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी से हमारा क्या मतलब है कि जितनी लंबी हमारी स्ट्रिंग होने वाली है उतना ही लंबा टाइम ये हमारा फंक्शन लेने वाला है। अगर आप 1 मेगाबाइट की स्ट्रिंग को प्रोसेस करोगे तो उसके लिए एक अलग टाइम होगा। अगर आप सिर्फ 5 बाइट की स्ट्रिंग को प्रोसेस करोगे तो उसके लिए टाइम कुछ अलग होगा। ओके, क्योंकि हमें एक नया स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें उसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर को एलोकेट करने के लिए मेमोरी कितनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, लेंथ, कैपेसिटी और डेटा। ओके, क्योंकि लेंथ एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है तो जितना साइज़ एक इंटीजर लेता है लेंथ भी उतना ही साइज़ लेगा, कैपेसिटी भी उतना ही साइज़ लेगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है 2 × साइज ऑफ इंटीजर। ओके, अनसाइंड का मतलब है कि ये नंबर नॉन नेगेटिव है। ओके, या तो ये 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा।
ओके। फिर बात आ जाती है कि इसका साइज़ क्या होगा। इसका साइज़ हम क्या करेंगे कि हम इस डेटा की, मतलब जो हमारे पास इनकमिंग स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करेंगे +1। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमने +1 क्यों किया, क्योंकि स्ट्रिंग में जो भी क्योंकि सी में जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं वो हमेशा एंड होती हैं एक नल पॉइंटर कैरेक्टर से, एक नल कैरेक्टर से। ओके, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है हेलो, तो उसके अंदर उसके लास्ट में हमेशा एक इनविजिबल नल कैरेक्टर रहता है जो हमें नहीं दिखता है। ओके, तो ये हो गया हमारा लेंथ और कैपेसिटी का साइज़, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग का साइज़, और ये एक एक्स्ट्रा स्पेस हम ले रहे हैं हमारे नल कैरेक्टर के लिए। तो टोटल साइज़ हमारा इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा और हम मेलॉक फंक्शन की मदद से उतनी ही मेमोरी को एलोकेट कर लेंगे। ओके, फिर हम लेंथ फील्ड के अंदर हमारी लेंथ को राइट कर देंगे, और इनिशियली हमने जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी कैपेसिटी को लेंथ के बराबर ही रखा है ना। हम ज़्यादा बड़ा साइज़ का एरे नहीं लेंगे, हम पेसिमिस्टिक अप्रोच यहाँ पर लेने वाले हैं। बेसिकली हम लालच नहीं करेंगे और हम जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही स्पेस लेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा कि ये जो डेटा इनकमिंग स्ट्रिंग हमारे पास आई है इसको हम कॉपी कर देंगे हमारे नए वाले एरे में। ओके, जो यहाँ पर हमने एरे डिक्लेयर किया और जिसके लिए हमने अभी अभी मेमोरी एलोकेट की है। कूल। और लास्ट में उसमें उसके जो हमारा जो डेटा एरे है उसके लास्ट में हम ऐड कर देंगे नल कैरेक्टर को, और हम इसी स्ट्रिंग पॉइंटर को यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं कि मेमोरी में ये किस तरह से दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर मेमोरी में किस तरह का लग रहा होगा। सो हमारे पास एक हेलो के लिए ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि हमारा जो इंटीजर है वो 4 बाइट लेने वाला है। तो सबसे पहले मेरे पास लेंथ होगा, ठीक है, ये 4 बाइट का स्पेस लेगा हमारी मेमोरी में। उसके बाद मेरे पास कैपेसिटी होगा जो अगेन 4 बाइट का स्पेस लेगा हमारी मेमोरी में। उसके बाद मेरे पास हेलो होगा, ओके, जो 5 बाइट का स्पेस लेगा हमारी मेमोरी में। और उसके बाद हमारा एक नल कैरेक्टर होगा जो 1 बाइट का स्पेस लेगा। ओके, कूल। सो ये ट्रेडिशनल तरीका है हमारा डायनामिक स्ट्रिंग को इस्तेमाल करने का। सो हमारा जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है हम उसको कहेंगे बोरिंग स्ट्रिंग्स। ओके, बोरिंग डायनामिक स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर हमारे एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो अंडरनीथ हमारे जेनेरिक कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। ओके, ये हमारा बहुत ही बोरिंग सा इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये क्या करेगा, हमारे जेनेरिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है, उसके बाद जो उसको पॉइंटर मिलेगा वो हमें ये रिटर्न कर देगा। सो असल में ये जो हमारा वेरिएबल है या फिर कहें कि जो हमारा पॉइंटर है DSTR, ये कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। ओके, जहाँ से हमारी लेंथ शुरू होती है। कूल। बट जो रेडिस के फाउंडर हैं उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक का इस्तेमाल किया यहाँ पर। उन्होंने कहा कि यार बाकी सब तो ठीक है, बट अगर वो इस रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें कोई भी ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हमेशा उन्हें काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसी मोमेंट पर इस स्ट्रिंग की लेंथ को एक्सेस करना है तो मैं किस तरह से करूँगा, DSTR/length। बट ये कितना लंबा एक प्रोसीजर है। ओके, प्लस मान लेते हैं मेरा मन करता है कि यार मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के किसी फंक्शन का इस्तेमाल करूँ। ओके, बट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन का जो भी आर्ग्यूमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, वो टाइप होगा इस टाइप का। ओके, बट हमारे पास अभी टाइप क्या है, ये। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमेशा इस स्ट्रक्चर को डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। डीकंस्ट्रक्ट इन द सेंस कि मेरे को वो जो डेटा फील्ड है उसको हमेशा एक्सेस करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर फंक्शन है उसमें मुझे हमेशा कुछ इस तरह से चीज़ों को लिखना पड़ेगा, DSTR डेटा, जो कि मेरी बहुत ही मुश्किल बना देता है चीज़ों को। सो उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक अपनाई। उन्होंने क्या किया, ठीक है, बजाय इस पॉइंटर को रिटर्न करने के, वो पॉइंटर जो यहाँ पर पॉइंट करता है, उन्होंने हमें एक ऐसा पॉइंटर रिटर्न किया जो हमें इस मोमेंट पर रिटर्न करता है। ओके, इस पॉइंट पर रिटर्न करता है, और इसके आगे हमें पता है कि हमें स्ट्रिंग ही मिलने वाली है। इसीलिए इस पॉइंटर का टाइप भी क्या होगा, ये कैरेक्टर स्टार, मतलब ये कैरेक्टर टाइप का ही पॉइंटर होगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग को ही डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है। ओके, सो ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर, इसका नाम है कूल स्ट्रिंग्स।
ओके, कूल स्ट्रिंग का काम क्या है कि वो दोबारा से हमारे जेनेरिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी और उसके बाद हमें एक ऐसा पॉइंटर रिटर्न करेगी जो डेटा पर, मतलब यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। ओके, अब इस चीज़ की खूबसूरती क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो हमें लेंथ देता है किसी डायनेमिक स्ट्रिंग की, तो अगर हमने बोरिंग स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमसे आर्ग्यूमेंट में एक डायनेमिक स्ट्रिंग का पॉइंटर ही मांगेगा और हमें लेंथ रिटर्न कर देगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। बट हमारा जो कूल रिप्रेजेंटेशन है, जो डायरेक्टली हमें डायनेमिक स्ट्रिंग में उस डेटा फील्ड को पॉइंट करता है, उसके केस में हम एक नया फंक्शन बना सकते हैं जिसका नाम हो गया कूल लेंथ, और जिसमें हमें सिर्फ वो डेटा वाला पैरामीटर ही पास करना है, वो डेटा वाला पॉइंटर ही पास करना है। अब ये फंक्शन किस तरह से काम करेगा कि इसको पता है कि यार मेरी ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके ऊपर एक हेडर लगा हुआ है। हेडर का मतलब है थोड़ा मेटा इन्फॉर्मेशन है कि यार इस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है या फिर इस स्ट्रिंग की कैपेसिटी कितनी है। ओके, सो उसको पता है कि यार मेरे ऊपर एक हेडर लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो पहले कोशिश करेगा ये जानने की कि उस हेडर का साइज़ क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इसके ऊपर दो वेरिएबल्स और हैं, एक लेंथ और कैपेसिटी, जो कि दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो हम उस साइज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो मेटा इन्फो का साइज़ कितना हो गया? फॉर एग्जांपल, अगर हमारा इंटीजर 4 बाइट का है तो 8 बाइट्स हो गया। अब क्योंकि मेरे पास एक पॉइंटर है जो यहाँ पर पॉइंट करता है और मेरे को पता है कि मेरे को 8 पॉइंट पीछे जाना है ताकि मैं यहाँ पर आ सकूँ, एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ से मैं लेंथ को एक्सेस कर पाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं लिख दूँगा डेटा माइनस मेटा इन्फो, मतलब कि भाई जो भी ये पॉइंटर है उससे 8 कदम आप पीछे आ जाओ, जो मुझे कहाँ पर लेकर आएगा, यहाँ पर, और यहाँ से फिर मेरे को पॉइंटर मिल सकता है डायनेमिक स्ट्रिंग टाइप का। ओके, और इस पॉइंटर का इस्तेमाल करके मैं डायरेक्टली लेंथ को एक्सेस कर सकता हूँ। सो ये एक क्लेवर टेक्निक है जो रेडिस में हमें हर जगह देखने को मिलती है। ये जो लाइब्रेरी है ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है SDS, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।